वेलकम टू माई चैनल इग्नू रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे MHI04 का भारत में राजनीतिक संरचनाएं। इसका अनसॉल्व पढ़ेंगे जून 2016 का। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में उत्तर भारत में पूर्व राज्य से राज्य की ओर की व्याख्या कीजिए। तो ये हम पढ़ेंगे, इसका आंसर भी पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक उत्तर भारत में राज्य से राज्यपुर तक। प्रारंभिक उत्तर भारत में राज्य में संक्रमण अध्ययन के विभिन्न स्रोत हैं। इनके अंतर्गत कुछ हड़प्पा और कुछ वैदिक ग्रंथ और कुछ पुरातत्वीय साक्ष्य आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं ये हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में आमतौर पर हमें ग्रंथ, तर्कसंगत, कल्पनाशीलता। हड़प्पा में वैसी चीज़ें तो नहीं मिली हैं, एक गुड़िया मिली है और औजार्स मिले हैं। तो ज़्यादातर जो वहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं लोग, तो वो अपनी कल्पना के अनुसार ही बताते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राज्य जैसी संस्थाएं मौजूद थी। ग्रंथ परंपरा की हड़प्पा सभ्यता में राज्य की विशिष्ट प्रकृति, पुनर्रचना, कल्पनाशीलता, अनुमान लगाना एक प्रयास हो सकती है। इसके अलावा राजनीतिक उत्तर भारत में हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा काल की संस्कृति के बीच कोई निरंतरता की खोज पाना असंभव ही था। अब वैदिक ग्रंथ की बात करते हैं। तो प्रारंभिक और पर्वतीय वैदिक साहित्य के विश्लेषण के द्वारा कुछ वैकल्पिक बनाए गए हैं। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद, परवर्ती वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन सूत्र। ये तो सबको ही पता है कि प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इनकी रचना संकलन सहस्त्राब्दी 1500 से 500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये 4 ग्रंथ है वेदों की, स्तुतियाँ, मंत्र सब इसमें ही होता है। अनुष्ठान ब्राह्मणों की भी इन्हीं से विद्या सीखते हैं। उनमें हमें राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक संस्थाओं के विकास का पता लगाने के लिए विद्वानों ने अनुष्ठानों और किंवदंतियों के वर्णनों की गहरी छानबीन की है। अब आता है पुरातत्व। इन ग्रंथों को पुरातत्वीय साक्ष्यों के बीच दोनों का संबंध स्थापित किया है और इसमें ये भी बताया गया है कि उसमें घूसर मृदभांड संस्कृति की कैसे पहले ज़माने में कैसे वैदिक साहित्य, जब ऋग्वेद का ज़माना था तो कैसे लोग रहा करते थे, उनके बीच कैसे संबंध थे, वैदिक साहित्य के में कैसे संबंध थे, कैसी संस्कृति थी उन लोगों की, कैसा रहन सहन था, ये सब इसमें बताया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि घूसर मृदभांड संस्कृति, वैदिक साहित्य के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया गया। भौगोलिक प्रसार में पढ़ेंगे कि पर्वतीय वैदिक ग्रंथों में रंग मृदभांड संस्कृति दोनों का, गंगा घाटी भी थी यहाँ पर और सिंधु और उसकी नदियों की घाटी भी थी। सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु घाटी है उसको हम सप्त सिंधु घाटी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बस्तियाँ भी है। कौशाम्बी, मथुरा जैसे स्थल कालांतर में भी पाए जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण नगरों में हम पढ़ेंगे केंद्र विकसित हो गए थे और इसके स्थलों में घूसर रंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कृषि भी, पशुपालन, घास फूस से बनी लिपि पोती झोपड़ियाँ थी, लोहे का उपयोग किया गया था और झोपड़ियाँ बनाई थी, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया था, मंत्र उच्चारणों का उपयोग किया गया था, ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। तो ये क्वेश्चन हमारा इधर कंप्लीट होता है। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन 6वीं से 8वीं शताब्दी प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ये 2016 जून के एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें सरल लगे और हम इसको एग्जाम में कर पाए। तो सबसे पहले हेडिंग आती है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। ये भारत में भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत के सामने रखा। इसका उद्देश्य मध्यकालीन भारतीय भूमि अनुदान प्रणाली पर आधारित था और इस संरचनात्मक परिवर्तन की व्याख्या करना था। तो पहले में भूमि जो अनुदान की जाती थी उसका बहुत महत्व होता है। जैसे सामंती तंत्र का आविर्भाव,
भूमि अनुदानों, भूमि जैसे भूमि को दान करना ब्राह्मणों को। आजकल के ज़माने में ब्राह्मणों को हम धन देते हैं, वस्तु देते हैं, पर पिछले वैदिक ग्रंथों के ज़माने में हम उस काल में ब्राह्मणों को हम भूमि दान करते थे, सामंतों को भूमि दान करते थे। तो इसकी हेडिंग होती है ब्राह्मणों, अधिकारियों और गैर धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए इस राजनीतिक एकीकरण का रूप देने वाली राजनीतिक पद्धति को समांती दृष्टिकोण में विकेंद्रित राजनीतिक पद्धति के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आपसी संबंध पर भी बल दिया गया। इसकी दूसरी हेडिंग आती है आपसी संबंध पर बल। तो आपसी संबंध पर बल हम इसमें देते हैं, जिसमें सामंत और राजनीतिक संरचना को महत्वपूर्ण संगठन तत्व के रूपांतरित और एकीकरण का रूप देने वाली राजनीतिक पद्धति की ओर ले गया। अब तीसरी हेडिंग आती है प्रारंभ मध्यकाल, छठी से राजनीतिक। इसमें दक्खन और आंध्र की राजनीतिक पद्धतियों की प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया है। चौथी हेडिंग आती है वंशानुगत उत्तराधिकार। पहले जो राजाओं का ज़माना था तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि राजा के बाद उसका पुत्र का अधिकार, उसका पुत्र के बाद उसके पौत्र का अधिकार होता है। तो हमारी चौथी हेडिंग बनती है वंशानुगत उत्तराधिकार। तो वंशानुगत उत्तराधिकार पुत्र का उत्तराधिकार होता है, लेकिन दक्षिण राज्यों के तमिल राजतंत्रों में विभिन्नताओं पर आधारित थे। अब हम पढ़ेंगे इन राज्यों की कमजोरी। सामंती व्यवस्था भी थी, प्रकृति में निहित थी, या एक या और मुखिया तंत्र की भी इसमें एडिंग आती है कि राजा जो भी फैसले लेता था वो अपने मुखिया से मुख्यमंत्री से पूछता था, महामंत्री से पूछता था। तो ऐसे जैसे अकबर के 9 रत्न थे, तो अकबर अपने 9 रत्नों से पूछ के ही सारे कार्य करता था। तो सैनिक की सामर्थ्य के आधार पर किया जाता था। पांचवी हेडिंग आती है हमारी अतिशयोक्तिपूर्ण उपाधि, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ी बड़ी उपाधि, जैसे महासंघ विग्रह, महादंड नायक। प्रभावशाली उपाधियां दी जाती थी मंत्रियों को, राजाओं को, ताकि वो समाज का कल्याण कर सके। उनकी नियुक्तियां की जाती थी कुलवंशियों और सामंतों के छोटे छोटे प्रमुखों में की जाती थी। और छठी हेडिंग आती है ब्राह्मणवादी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा में परिणामस्वरूप उभरे थे। ये गुप्त और उत्तरी गुप्त कालों में संपूर्ण उपमहाद्वीप में राजनीतिक विकास की सामान्य प्रक्रिया और इनमें समानता थी। अब आती है सातवीं हेडिंग पल्लवों का प्रशासनिक तंत्र। ये गुप्त प्रशासन की तरह था। हमें अधिकारियों, अमात्यों, मैंने आपको बताया अमात्य, मंत्री, महामंत्री, क्षत्रिय का प्रमाण मिलते हैं। चौथी और छठी शताब्दी के ब्राह्मणवादी शासक परिवारों के अधीन कार्य थे। आठवीं हेडिंग आती है हमारी पल्लव राजनीतिक पद्धति का उद्भव इस काल में हुआ था। इसमें राजाओं मुखियाओं के भी सत्ता के बंटवारे की भी बात कही गई है। और नौवीं हेडिंग आती है सांस्कृतिक मानदंडों का ग्रहण किया गया था। इसमें परंपराओं और टोडई नाडु में भी जारी रखा गया था। उन्होंने सत्ता को मजबूत किया था। तमिल समाज की क्षेत्रीय विशेषताएं भी की गई थी। अर्थव्यवस्था शासन पद्धति का भी पालन किया गया था। और सामाजिक राजनीतिक संगठन और दक्षिणी और नई राजनीतिक पद्धति के रूप में उभर कर सामने आया था। अब 10वीं हेडिंग आती है कृषि का पालन, कृषि का विस्तार, कृषि का पालन, ब्रह्मोदय का तेजी से बढ़ना और एकीकरण। इसके अंतर्गत बसावट वाले क्षेत्र में कृषि योग्य बनाना, मौजूद पशुपालक कृषि और नई कृषि व्यवस्था को जोड़ने जैसे गहरे उद्देश्य थे। राजतंत्र के अधीन सत्ता संरचना। ये पहले कबीले सामाजिक आर्थिक संगठन की ऐसी व्यवस्था में परिवर्तित हुआ जो भूमि अनुदानों पर आधारित थी और भूमि अधिकारियों के विभेदीकरण और युक्त सत्ता संरचना उभरी थी। हमारी 10वीं हेडिंग आती है पांड्या राजनीतिक पद्धति के विकास। तो इसमें हम विकास पर उत्तर भारत की संस्कृति और पौराणिक परंपराओं का प्रभाव किया गया था। अब इसमें 11वीं हेडिंग आती है कि शिव और चंद्रवंश से संबंध होने का दावा करते हैं। ये वैदिक यज्ञ कराते थे, महादान करते थे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे और राजनीतिक संगठन का स्थापित करते थे। अर्थव्यवस्था राजनीतिक पद्धति की पुनर्संरचना में ब्रह्मोदय एकीकरण करने का संस्थाओं का रूप में भूमिका निभाई। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपके लिए क्वेश्चन फ़ायदेमंद होता है तो।